क्या आपने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट में करी है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत? और क्या आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे कभी आके बोला है बेटा इससे तो नौकरी नहीं मिलती है, इससे तो कमाई नहीं होती है, इससे थोड़ी घर चलते हैं, कोई ढंग का प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी बैचलर्स में एडमिशन ले लेते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में जब उनको शायद कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, जो मैं अगर सच बताऊं तो मैंने भी किया था। और बैचलर्स के बाद हमें ये नहीं समझ आता इस सब्जेक्ट का करना क्या है, अब मैं अपनी 3 साल की डिग्री का करूँ क्या, तो हम लोग मास्टर्स में घुस जाते हैं। मास्टर्स में घुसने के बाद लगता है कि क्या ये डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने तो 5 साल दिए हैं इस डिग्री को, अब इस सब्जेक्ट से मैं करियर कैसे बनाऊँ। करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत कम होती है, क्योंकि जहाँ पे भी आप जाओगे, जहाँ पे भी आप देखोगे, गूगल करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, हर जगह प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमें पता है। एआई के अराउंड भी और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं बहुत सारे प्रोफेशनल फील्ड्स में, बट हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का क्या, इसी बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हम ये आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोफेशनल कोर्सेज सही में वर्थ इट हैं और क्या लैंग्वेज कोर्सेज सही में बेकार हैं, उसमें कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ या पैसा या कुछ भी नहीं है। इसी के अराउंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि आज मेरे साथ केसरी सर जुड़े हुए हैं। ही इज़ अ यूजीसी नेट फैकल्टी एट टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा है, उनके जेआरएफ उनको क्वालिफाई कराया है, नेट क्वालिफाई कराया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने करियर को किक स्टार्ट किया है, अपने एकेडमिक करियर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करा है उनकी गाइडेंस से। सो केसरी सर। हेलो मैम, मेरा नाम जैसे केसरी पाठक है। मैं यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। तो बच्चों को जैसे आपने सही पॉइंट कहा, ये मैं भी जोड़ूंगा। जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ और जिन्होंने लैंग्वेज से, भाषा से पीजी कर लिया, जैसे खास करके हिंदी की बात करूँगा, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, तो कहीं ना कहीं समाज के अगर मुख्य धारा की हम बात करते हैं तो वो कटे हुए रहते हैं। तो पूछा जाता तुमने हिंदी से क्यों किया है, तुम कोई ऐसी लैंग्वेज से कर लेते। तो उन पर हम बात करेंगे कि क्या अगर आपने पीजी लैंग्वेज सब्जेक्ट किया है तो आपके पास आगे क्या क्या रास्ते हैं, आप किन किन रास्तों पर जा सकते हैं। सर इसी बात पे मैं इस क्वेश्चन का एक्चुअली जवाब देना चाहती हूँ, मेरे पास जवाब है इस चीज़ का। जब हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे मैं इंग्लिश की एजुकेटर हूँ, यूजीसी नेट की तैयारी में कराती हूँ और मैंने खुद भी यही सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है, अपनी बैचलर्स मास्टर्स इसी में कंप्लीट करी है, मेरा पूरा करियर इसी सब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके बारे में मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी जब मैं अपनी बैचलर्स और मास्टर्स में थी। और किस रीज़न से मैं मास्टर्स करी थी, इसी वजह से क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैं एमबीए तक के लिए ऑलमोस्ट चली गई थी क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही टैबू, ये भ्रम था कि प्रोफेशनल कोर्स से ही पैसा आ सकता है, लैंग्वेज से मैं पैसे तो नहीं कमा पाऊंगी और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो जब हम लोग इस बारे में बात करते हैं ना, लैंग्वेज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे पब्लिशिंग हाउसेस में आप जा सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। आप टीचिंग में भी स्कूल टीचिंग होता है, आपकी यूनिवर्सिटी टीचिंग होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने बैचलर्स के बाद आप जर्नलिज्म में जाते हो तो आप आगे जाके न्यूज़ चैनल्स में काम कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में काम कर सकते हो, कंटेंट में काम कर सकते हो। अगर आपको फोर फ्रंट पे रहना नहीं पसंद है, आप कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते हो, तो आप पीछे से, आप बैक एंड पे काम कर सकते हो। आप व्लॉग्स लिख सकते हो, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिख सकते हो और आप पब्लिशिंग हाउसेस में एज एडिटर भी काम कर सकते हो, आप पैराफ्रेजिंग की जॉब कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई फील लैंग्वेज ऐसा एक एरिया है जहाँ पे आप साइड इनकम भी बहुत सारी क्रिएट कर सकते हो। आप लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। मैं जानती हूँ किसी को जो आईआईटी में एक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की जॉब से ही उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उन्होंने एनबीटी में काम करा है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, वो एक के बाद एक अनफोल्ड होती हैं। यहाँ पे आ जाता है कि आप अपने लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी कितनी क्रिएट कर रहे हो और आप कितने सीरियस हो कि मुझे इसमें करियर बनाना है। अगर हम लोग 4 से 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, हमें अंदर से ही बहुत डर लगता है अपने उन 5 साल को छोड़कर एक प्रोफेशनल डिग्री में पूरी तरह ट्रांजिशन कर जाना, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री में जाने का मतलब है गारंटी कोई नहीं लेता है आपकी कि प्रोफेशनल डिग्री के बाद आपको पक्का जॉब दे ही रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन उस फील्ड में भी बहुत है। जितना कंपटीशन इधर है उससे ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे है। तो इन सारे ऑप्शंस में, क्योंकि करियर ऑप्शंस तो मैंने बहुत सारे गिनवा दिए, इन करियर ऑप्शंस में ऐसा है कि कोई करियर ऑप्शन बेटर है और कोई थोड़ा सा उसमें पे स्केल में या वर्क लाइफ बैलेंस में कम है, तो वहाँ थोड़ी डिस्पैरिटी रहती है।
इसमें स्टूडेंट्स का मेन, अब जैसे एज अ स्टूडेंट मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था कि मैं गूगल ही ये करती थी, बेस्ट पेइंग जॉब फॉर इंग्लिश, और सबसे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस किस में मिलेगा। तो क्योंकि मैं एक पॉइंट मैं यहाँ पर वो करूँगा कि हम जैसे पढ़ाई करते हैं, इसके बाद हमारा मोटिव रहता है कि हमको जॉब करनी है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि अगर हम ये जॉब करेंगे उसकी सैलरी क्या रहेगी। हाँ। मोटिवेशन बहुत अच्छा आ जाता है। छोड़े हैं क्योंकि इसमें पैसा नहीं है, इतनी सैलरी में मेरा काम तो नहीं चल पाएगा। तो मतलब मेरा यही सवाल है स्टूडेंट के बिहाफ पे कि सर इन सारे ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा सबसे बेस्ट पेइंग है और कौन सा सबसे स्टेबल है? लाइक फैक्ट्स के साथ आप मुझे बताओ ताकि मैं कन्विंस हो जाऊँ, ये भी कन्विंस हो जाए। बिल्कुल। एकेडमिक वाला जो सेक्टर है तो मैं तो मानूंगा कि जैसे मैं हिंदी साहित्य यूजीसी नेट को पढ़ाता हूँ, जैसे मैं अंडर ग्रेजुएशन की बात कर लेता हूँ, पीजी की बात करता हूँ, तो जो एकेडमिक वाला सेक्टर है सबसे बेस्ट रहेगा। मैम जैसे आपने पॉइंट कहा, तो अगर आपको अच्छी खासी सैलरी लेनी है तो 1 लाख प्लस सैलरी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं तो एकेडमिक वाले सेक्टर को सबसे ज़्यादा मोस्ट मानूंगा। जैसे बात कर लेते हैं कि बच्चे ने पीजी कंप्लीट कर लिया है, पीजी लैंग्वेज से उसने कंप्लीट कर लिया है या किसी सब्जेक्ट से उसने कंप्लीट किया है, उसके पास एकेडमिक सेक्टर में जाना चाहता है तो 2 चारे हैं। जैसे पहले बात करूंगा कि एक तो स्टेट में होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं हम सेट एग्जाम, और दूसरा होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम नेट बोलते हैं। इसे क्वालिफाई करने के बाद बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है। अब 2 चारे रहते हैं, सेट या नेट एग्जाम आपने क्लियर कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी में तो सेंटर की यूनिवर्सिटी में भी आती है और स्टेट की यूनिवर्सिटी में भी आती है, परमानेंट वैकेंसी भी आती है और टेम्परेरी वैकेंसी भी आती है। तो मैं ये मानूंगा कि अगर अच्छी खासी सैलरी लेनी है, क्योंकि मोटिव तो मैम यही रहता है कि हमको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, अच्छी खासी सैलरी रहेगी, उसके बाद जो हमने एम निर्धारित किया उसे हम प्राप्त करेंगे। तो जितने आपने ऑप्शंस बताए हैं, तो अगर मैं एक अच्छी खासी लाइफ जीना चाहूँगा तो मैं तो एकेडमिक वाला सेक्टर चूज करूँगा। तो जैसे आपने किसी सर हमें बताया कि पे स्केल तो बहुत ही ज़्यादा लूरिंग है, बहुत ही एक्सेप्शनल है, और वो भी आपका इनिशियल पे है ये आप जो बता रहे हो, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर जॉब ज्वाइन करते हैं, एग्जैक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आप एसोसिएट बनते हो, फिर आप प्रोफेसर बनते हो, और फिर उसके बाद आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बनते हो। साथ में एडिशनल आपको बहुत बेनिफिट्स रहते हैं, एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आप साइड बाय साइड रिसर्च करते हो, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, देयर सो मेनी बेनिफिट्स। वैसे तो ये एक थ्रू आउट मेहनत का भी काम है, बट बहुत रेप्यूटेड जॉब है, क्योंकि इस जॉब को ऑफिसर ग्रेड जॉब तक ही इक्विवेलेंट माना जाता है, जितनी रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में इस जॉब की। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस हमें इस टाइम पे और इन जनरल लोगों को चाहिए होता है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पूरी लाइफ या उनका पूरा टाइम सिर्फ एक जॉब में जाए, और एक कॉर्पोरेट को लेकर बहुत वो है कि कॉर्पोरेट में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। तो एकेडेमिया क्या हमें वो वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करता है? मतलब क्या सिनेरियो रहता है एकेडेमिया में वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर? जैसे मैंने आपने सही पॉइंट कहा कि अदर कोई हम जॉब करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में बात करूंगा तो एक तो आपके पास लिमिटेड ये होंगे कि आपको 2 लेक्चर्स लेना है या 3 लेक्चर्स लेना है। इसके अलावा भी अदर रिसोर्स रहते हैं कि जैसे वर्क है, बिल्कुल, और जैसे हम रिसर्च वगैरह करेंगे उससे अदर उसको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें पेपर कॉपी वगैरह हम चेक कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे रिसर्च रहते हैं और बहुत से ऐसे काम रहते हैं जिन पर अगर हम काम करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। और इसमें मैं एक पॉइंट्स ऐड करूंगा कि जैसे बहुत सी जॉब में ये नहीं करूंगा कोई जॉब खराब रहती है अच्छी रहती है, पर पॉइंट ये हो जाएगा कि इसमें एक लिमिट रहता है कि आपको 2 ही लेक्चर लेना है या 3 लेक्चर लेना है। इसमें आपके जो एक्स्ट्रा चीजें रहती है कि नहीं ये काम आपको करना ही है, ये प्रेशर है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर या एकेडमिक वाले सेक्टर में ये ज्यादा नहीं रहता, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ, आई फील कि गवर्नमेंट जॉब्स में हमें वो एक बैलेंस दिखता है। प्राइवेट सेक्टर्स में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मुझे अभी भी लगता है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का प्रेशर होता है। बट यहीं पे एक पॉइंट आ जाता है सर कि स्टूडेंट्स को ना यूनिवर्सिटी जॉब्स में जब वो सोचते हैं तो सब लोगों को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का ही वो नॉलेज है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत कम बच्चे ट्राई करते हैं और बहुत कम अवेयरनेस है। क्या ये एक सही तरीका
तरीका रहता है, अप्रोच सही रहती है कि आप बैठे रहो घर पे और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर तो वो रेगुलरली नहीं आती हैं, बहुत साल साल तक बच्चे बैठते हैं, या नोटिफिकेशन आ गई तो फिर वो एग्ज़ाम आगे आगे पोस्टपोन होता जा रहा है। उसके लिए बैठना, उसके लिए तैयारी करना एक थ्रू आउट प्रोसेस आप करते रहते हो, बट उसके साथ साथ क्या एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ट्राई करना और अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बिल्ड करना आपकी आगे हेल्प करता है। एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जैसे मैम आपने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के नोटिफिकेशन तो इंडिया में आते हैं और फॉर्म फीस भी बहुत टाइम में मैम ले ली जाती है, लेकिन एग्ज़ाम कब होंगे, एग्जाम के बाद हमारी प्रोविजनल आंसर की कब आएगी और रिजल्ट कब आएगा नहीं पता। लेकिन एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा कि जैसे बच्चे ने क्या कर लिया, यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, एग्जाम क्लियर करने के बाद आप चाहे सेंटर की यूनिवर्सिटी में या स्टेट की यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। परमानेंट अभी वैकेंसी नहीं है, तो ऐसी बहुत से कॉलेजेस है, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप प्राइवेट एडहॉक के रूप में आप काम कर सकते हैं, और जब आप परमानेंट होंगे तो वहां पर आपके एपीआई भी काउंट होगा। और मैं ये बात करूंगा कि बहुत सी ऐसी वैकेंसी पोस्ट हैं जो खाली रहती हैं, तो आपको एक गैप नहीं मिलेगा। जैसे अदर क्या होता है कि हमने पढ़ाई कर ली है लेकिन एग्जाम तो हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमको बैठना पड़ता है, लेकिन एकेडमिक वाले ये सेक्टर में आपको बैठना नहीं पड़ेगा, और ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स रहता है। और इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है मैम वो भी काउंट होता है, तो मैं कहूँगा कि और एक अच्छी खासी सैलरी भी मैम मिलती है। इसमें जो वर्कलोड रहता है कि नहीं हम काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन सैलरी नहीं आ रही है, और वो यही होता है कि आप कितना अच्छा नेगोशिएट कर पा रहे हो और आपकी पर्सनालिटी कैसी है। इंटरव्यू के बेसिस पे वो डिसाइड होता है कि आपको कितना पे स्केल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सबका पे स्केल डिफर ही करता है। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट जॉब्स होती है यूनिवर्सिटी की, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक नहीं लिमिटेड होता, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड भी होता है, और अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो आपके इंटरव्यू क्रैक करने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के जहाँ पे एपीआई स्कोर को अब कंसिडरेशन में लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका रिसर्च पेपर आपने कितने पब्लिश करे हैं, आपके बुक चैप्टर्स, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का एक्सपीरियंस, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, ये सारे स्कोर एड ऑन हो रहा है। और अगर हम डीयू की बात करें तो डीयू में भी देयर इज एपीआई स्कोर वाला ही वहाँ पे आपका मेथड यूज किया जाता है। तो आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट एपीआई के बेसिस पे होते हैं, एग्जाम के बेसिस पे नहीं होते। तो हर सिनेरियो में मुझे यही लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका लेना वो सबसे वाइज डिसीजन, सबसे समझदार डिसीजन रहता है। इसके अलावा सर मेरा एक और जो डाउट है वो ये है कि स्टूडेंट्स को हमने जेआरएफ के बारे में बता दिया, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और हम लोगों ने नेट के बारे में बता दिया कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यूज़ के लिए एलिजिबल होना चाहते हो तो आप ये सेकंड कैटेगरी क्वालिफाई कर सकते हो। एक पीएचडी कैटेगरी भी होती है, हमारी थर्ड कैटेगरी, बट प्रेफरेबल यही रहता है क्योंकि अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो यूनिवर्सिटी जेआरएफ ही मांगती है और दूसरी दोनों कैटेगरीज को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। अब जेआरएफ की तैयारी की जो एक्चुअल टाइमलाइन होनी चाहिए कि आपको कब स्टार्ट करना है, इसके अराउंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि मास्टर्स के बच्चे मास्टर्स में होने के बावजूद ये चीज़ नहीं समझते कि करियर मास्टर्स के लास्ट डे पे एकदम से रियलिटी हिट करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने दोस्तों से पीछे हो चुके होंगे। तो नेट एग्ज़ाम की तैयारी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी का राइट टाइम क्या है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए? मैम जैसे ये कहूँगा कि जैसे बच्चे क्या होते, गलती ये करते हैं कि 12th क्रॉस किया, 12th क्रॉस करने के बाद उन्होंने बीए में एडमिशन ले लिया, समझ में नहीं आ रहा था, गलती से उन्होंने बीए कर लिया, इसके बाद वो पीजी में आ गए हैं। अब पीजी में आते आते थोड़ा सा उनको समझ में आता है कि आगे चलकर हमको करना क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको एकेडमिक वाले सेक्टर में जाना है तो जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही आपको यूजीसी नेट की जो तैयारी वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पीजी का सिलेबस रहता है वही यूजीसी नेट के पेपर 2 का सिलेबस रहता है, और अगर व्यवस्थित तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से हमको तैयारी करनी है, और जैसे हमारा पीजी कंप्लीट होगा और पीजी कंप्लीट होने के साथ साथ हमको एग्जाम क्लियर करना है, ताकि एग्जाम क्लियर जैसे हो जाएगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा तो हम जेआरएफ क्लियर कर ले जाएंगे, और जेआरएफ क्लियर करेंगे तो हमको फेलोशिप मिलेगी। तो मतलब
मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन रहता है कि हमने एग्जाम तो क्वालिफाई, हमने 5 साल दे दिए हैं, अभी भी घर से पैसा मांगना पड़ रहा है, समाज का वो प्रेशर है, तो आपको फेलोशिप मिलेगी और अच्छी खासी मैम फेलोशिप मिलती है। तो मुझे ये है कि अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है तो मास्टर के आपको फर्स्ट ईयर से ही लग जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर से लग जाएंगे तो एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूंगा मैम, क्योंकि 2024 की तक की अगर बात करते हैं तो कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, जैसे मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ तो क्वेश्चन बहुत फैक्ट बेस से पूछे जाते थे, लेकिन 2024 के बाद की बात करते हैं मैम, अभी 2025 और 2026 गया है, तो जैसे मैं हिंदी की बात करता हूँ, आपसे भी बात होती रहती, तो क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जा रहे हैं, डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और यूजीसी नेट के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, तो मैं ये जानता हूँ मैम कि सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, और उस वास्ट सिलेबस को अगर अच्छे तरीके से समराइज करना है तो अगर आपने पीजी कंप्लीट करते करते यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करोगे और जो आपने मोटिव क्लियर किया है कि एग्जाम क्लियर करने के बाद हमको पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या हायर एजुकेशन की तरफ आपको जाना है, तो ये बेस्ट टाइम, अच्छे तरीके से तैयारी करिए और जो आपने एक गोल रखा उसको आप अचीव करिए। राइट सर, इसी नोट पे मुझे एक्चुअली स्टूडेंट्स को एक और बात बतानी है कि अगर आप डेटा उठाओगे ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज इन द पास्ट ईयर्स तो आपको दिखिएगा लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जो आप लोगों को शायद डेटा पता भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक इस भ्रम में थे कि आपने अगर लैंग्वेज सब्जेक्ट में अपनी बैचलर्स या मास्टर्स करी है तो आप प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आई एंड सर वी आर लिविंग एग्जाम्पल कि हमने भी अपना करियर सब्जेक्ट एक लैंग्वेज सब्जेक्ट को यूज़ करके ही बनाया है, और आप भी कर सकते हो वो चीज़। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस एरिया में। उसके अलावा हम लोग ने जो इतने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, एकेडेमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल पेइंग, मोस्ट रेप्यूटेड अपॉर्चुनिटी, मोस्ट वर्क लाइफ बैलेंस वाला एक करियर है जो हम सब चाहते हैं और सब लोग डिज़ायर करते हैं। इस करियर को स्टार्ट करने के लिए एक मैं अगर क्रक्स बता दूँ आपको इस पूरे पॉडकास्ट का, वो यही था कि आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी अपने मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर से ही, क्योंकि अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें, हम लोगों को बहुत ज़्यादा शिफ्ट दिखाए टुवर्ड्स कॉन्सेप्ट्स। वो आप लोगों से रोट मेमोराइजेशन या सिर्फ फैक्ट्स अगर आपको पता है, वो आपसे उतना टेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपसे उसके बियॉन्ड चीज़ें पूछ रहे हैं। अगर अपनी मास्टर्स के बिगिनिंग से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देते हो, आपके पास इनफ टाइम होता है, आप लाखों बच्चों से ऑलरेडी आगे हो जाते हो। इस थॉट से, इस डिसीजन से ही आप ऑलरेडी अपने आप को आगे कर चुके होते हो। दूसरा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन तभी पॉसिबल होती है जब आप उसको उतना टाइम देते हो, क्योंकि ये एक ऐसा पेपर है जिसका सिलेबस फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सिर्फ मास्टर्स में जो आप पढ़ रहे हो वो नहीं पूछा जा रहा है, उसके बियॉन्ड भी वो बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं और आपको PYQs एनालाइज करके ही ये समझ आएगा। तो आई होप आप लोग का एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ हो, और अपने रिलेटिव्स को प्लीज़ ये वीडियो भेज देना ताकि उन्हें भी समझ आ जाए कि सिर्फ प्रोफेशनल डिग्री से नौकरी नहीं मिलती है और पैसा नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। एंड आपका लैंग्वेज चॉइस वॉज नेवर अ रॉन्ग डिसीजन, जस्ट टर्न इट इनटू द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। मैम जैसे आपने पॉइंट कहा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आती है वो 2 प्रकार से, एक तो स्टेट मतलब PCS के थ्रू आती है, पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, देन आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। दूसरा होगा, दूसरी जो वैकेंसी आती है सेंटर की यूनिवर्सिटी में आती है, उसमें डायरेक्ट आपका API के बेस पर होगा, उसमें आपके अंडर ग्रेजुएशन और पीजी के साथ साथ यूजीसी नेट में आपने नेट क्लियर किया, JRF क्लियर किया है, आपने PhD क्लियर किया है, आपने कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, कितना आपके एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, काउंट होंगी। तो जैसे आपने सही पॉइंट्स कहा कि अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है व्यवस्थित तरीके से तो एक सही अप्रोच रखनी होगी, क्योंकि पैटर्न क्या हो रहा, बदल रहा, और बदलते हुए पैटर्न के आधार पर अगर आपको तैयारी करनी है और एकेडमिक वाले सेक्टर में जाना है तो मैं ये कहूंगा कि PG फर्स्ट ईयर से उसको लग जाना चाहिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। आई थिंक सर इस सेशन से बहुत सारे स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ होगा, उनके रिलेटिव्स का शिफ्ट हुआ होगा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि इस सब्जेक्ट को, इन सब्जेक्ट्स को नहीं ऑप्ट करते हैं इस टैबू, इस भ्रम की वजह से, वो भी इन सब्जेक्ट्स में अपनी करियर इस्टेब्लिश करने का डिसीजन लेंगे। एंड आई होप यू लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। आपका कोई भी क्वेरी होगा रिगार्डिंग दिस एरिया, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को लेकर या UGC नेट इन जनरल और करियर इन जनरल, तो आप नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करना। We'll try to answer those questions.